नमस्कार। जीने की हर तरह से तमन्ना हसीन है। जीने की हर तरह से तमन्ना हसीन है। हर शर्त के बावजूद ये दुनिया हसीन है। दिल को हिलाए लाख घटाओं की घन गरज। दिल को हिलाए लाख घटाओं की घन गरज। मिट्टी पे जो गिरा वो खतरा हसीन है। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज हमारे साथ जो शख्सियत है, वी आर रियली प्रिविलेज टू हैव हर अगेन इन द शो इन सीजन 2 एंड दिस इज आवर गुड लक कि वी आर हैविंग हर अगेन। बेहतरीन अदाकारा, रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा में एक बहुत बड़ा नाम, और सबसे बड़ी बात, एक लाजवाब इंसान। वो कहते हैं ना कि एक अच्छा इंसान वही होता है, एक अच्छा कलाकार वही होता है जो एक अच्छा इंसान होता है। उन पर ये बात पूरी तरह से लागू होती है। बेहतरीन अदाकारा के साथ साथ वो एक लाजवाब इंसान है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रतिमा करण जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू काजल। एंड वी आर प्रिविलेज टू हैव यू अगेन। तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आप दोबारा हमारे शो में आई और हम आपकी जो कुछ पहलू रह गए थे उन पर हम दोबारा बातचीत करेंगे। हमारे साथ जरूर। बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। मैं उन सभी का वेलकम कहना चाहूंगी। कुसुम धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जम्मू से बेहतरीन अदाकारा हैं। डॉक्टर सरला मेहता हमेशा से हमारे साथ जुड़ती हैं, बहुत बहुत स्वागत। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन गायक है, सिंगर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। अशोक कल्याण जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैरी नायडू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। मैं सबसे पहले, हमने पिछले अंक में आपसे रंगमंच के बारे में बात की थी, किस तरह से आपका वो सफर रहा। उसके बाद जब आप दिल्ली से मुंबई आई, और मुंबई एकदम एक माया नगरी जिसे कहते हैं, जहां हर साल आंखों में सपने लिए हजारों लाखों लोग आते हैं। तो इतना मतलब इतनी भीड़ भाड़ रहती है वहां पे, और किस तरह की मुश्किलात आई आपके सामने, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? तो अजीब सा नहीं लगा कि एकदम आप दिल्ली से अब वहां गई और एकदम अलग सा एटमोसफियर, यहाँ आपका एक दिल्ली रंगमंच में इतना बड़ा नाम, और वहां आपको अलग अपनी पहचान बनानी पड़ी, जीरो से शुरू करना पड़ा, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आपको जब वहां गई, तो जब आप एज अ पर्सन वहां गई, तो आपको वहां दिल्ली और वहां क्या फर्क लगा? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी। जमीन आसमान का फर्क। दिल्ली में बचपन से पैदा हुए बड़े, चप्पा चप्पा जानते थे। और मुंबई नगरी अपने आप में बस एक ऐसा शहर जहां लोग सिर्फ दौड़ते भागते रहते हैं। जी। मतलब एक दौड़ सी यहाँ के एक जीवन में है सबकी। पता नहीं, ऐसा लगता था कि कहाँ जा रहे हैं सब, और कोई किसी को देख नहीं रहा, कोई किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं है, लेकिन सब बस चल रहे, एक दौड़ है। करण जो मेरे हस्बैंड है वो इससे पहले मुंबई आ चुके थे एक फिल्म के सिलसिले में, तो उनको थोड़ा सा आइडिया था। तो कई बार जी। तो ऐसा होता था कि तब तो हम स्ट्रगलर थे ना, हमारे पास गाड़ी थी, हम तो वही लोकल ट्रेन में जी। आया जाया करते थे। तो शुरू शुरू में तो ऐसे होता था कि अंधेरी स्टेशन, अंधेरी ईस्ट हमारा जी। भाड़े का घर लिया था हमने। तो अंधेरी स्टेशन पर ऐसा होता था कि कनन इतने आगे जाते थे और मैं अपना चलती रहती थी आस्ते आस्ते। और क्योंकि भीड़ इतनी होती थी कि समझ नहीं आता था कैसे चलूं, और ओ। मेरा अंदर से मन यही कहता था कि मैं नहीं रह पाऊंगी इस शहर में, मुझे नहीं लगता मैं इस शहर में रह पाऊंगी। और ऊपर से माशाल्लाह लोकल ट्रेन, पहली बार लोकल ट्रेन का सामना हुआ और समझ ही नहीं आता था, क्योंकि फीमेल प्लेटफॉर्म उसमें डब्बे में चढ़ना होता था। पहले पहले दिन तो मतलब ऐसा हुआ कि लोगों से सुना हुआ था कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बस आप खड़ी हो जाया करिए, जहाँ सारी औरतें खड़ी होती हैं अपने आप भीड़ का धक्का आपको अंदर ले जाएगा। तो बिल्कुल मतलब लिटरली जो सुना था ऐसा ही होता था, ऐसा ही गॉड। होता था। और अंदर चले गए तो लोगों ने इतना, अव्वल तो यहाँ की चीजें समझाने में लोगों ने ऐसा कर रखा था कि डर लगता था कि वो देखते रहिएगा जिस तरफ लेडीज का मुंह होगा, इसका मतलब उस तरफ स्टेशन आने वाला है, तो आपको वहीं अपनी जगह बनानी है। मतलब काजल बहुत, मतलब शुरू में तो ऐसा लगता था, मैं तो कई बार ये स्टेशन, एक बारी तो गई किसी से मिलने के लिए, मेरा सारे कपड़े वपड़े सब मुचड़ मुचड़ के कैसे हो गए, और मैं स्टेशन पे उतर के रोने लगी। मैं कहती थी मैं हाँ। कैसे करूं, कैसे करूं। कानन बहुत समझाते थे, ऐसा नहीं है, शुरू में सबको लगता है। रोज शाम को स्ट्रगल के बाद घर आती थी तो भाई यही होता था कि मुझे नहीं लगता मैं इस शहर में रह पाऊंगी, मुझे नहीं लगता।
तो एक काम की दौड़ इस शहर की बहुत बड़ी है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, किसने क्या पहना है, कोई कैसा दिखता है, कुछ नहीं। सब एक साइड की दौड़ में दौड़ रहे हैं, सिर्फ अपने काम 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 का सबसे बड़ा वो है। जैसे दिल्ली में तो अपने सुकून के वक्त भी हम बैठते थे, गुजारते थे, ऐसी दौड़ नहीं थी। लेकिन ये शहर का नाम दौड़ने वाला शहर मैं कहूंगी इसे। जी। निखिल हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं आप तो पूरा दिल्ली का सामान लेकर आए थे पहली बार में। और मैं बड़ा ही मजा आया कि 9 नग बने थे मेरे सामान के। और वीटी स्टेशन पे जब उतरे, मुंबई सेंट्रल पे, तो बाहर निकले तो यहाँ छोटी टैक्सी है वो। तो वो अच्छा। जब टैक्सी आई तो मैं कनन को कह रही कि इसमें हम सामान आएगा कि हम आएंगे, क्या होगा? तो टैक्सी ड्राइवर कहने लगा कि मैम आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। और वो 9 नग लेकर जब हम पहुंचे, क्योंकि कनन पहले आकर फ्लैट देखकर चले गए थे, चाबी ताला वाला लगा के। तो जिस बिल्डिंग में हम थे उसी में निखिल वगैरह रहते थे। तो जब मैं पहुंची तो पता चला लिफ्ट खराब है। ओह और गॉड। मतलब 7th फ्लोर पे रूम था। आप सोचिए कि इन लोगों ने मिलके कैसे, एक और हमारा दोस्त है अखिलेश चौधरी करके, इन सब ने मिलके वो 9 नग ऊपर 7th फ्लोर पे चढ़ाए। अब आप सोच सकती हैं, क्योंकि इसीलिए शायद निखिल भूलता नहीं है कभी भी। ओह गॉड, ये तो वाकई बड़ा ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है कि महानगर दिल्ली से वहां जाके इतना मुश्किल, वाकई बहुत मुश्किल रहा होगा वहां पे। और मेरे ख्याल से उन दिनों तो मेट्रो भी शुरू नहीं हुई थी दिल्ली में जब आप गई होंगी। ना नहीं, बिल्कुल भी तो काम फिर भी वहां नहीं पे, शुरू हुआ था। मेट्रो का ओह, काम भी शुरू नहीं हुआ था। तो लोकल ट्रेन कितना मुश्किल। क्योंकि और मेरे को फिर, याद है 95 1 अगस्त को मैं मुंबई सेंट्रल पे उतरी थी। क्या बात। और फिर दिल्ली में आपको इतना, आपका इतनी शोहरत, इतना नाम, और दिल्ली में एकदम से आपको नई तरीके से अपनी पहचान बनानी पड़ी, क्या कहेंगी इस बारे में आप? कैसा काजल, लगा क्या? इसके लिए मैं दिल्ली से ही प्रिपेयर रहती थी हमेशा। क्योंकि मेरे अंदर एक ये बहुत सी बात थी कि हर नई जगह पर आपको जगह बनानी है। जैसे मेरा लिटिल थिएटर ग्रुप एलटीजी से सफर शुरू हुआ, पहला वो था। उसके बाद दिल्ली आर्ट थिएटर, फिर श्री राम रेपेट्री, फिर एनएसडी रेपेट्री। तो ये मेरा हमेशा होता था कि जहां भी नई जगह जाऊंगी वहां जीरो से स्टार्ट करना होगा। जिंदगी का मकसद भी मैं यही मान के चलती हूँ कि हर जगह जहां आप जाते हैं, भले ही लोग आपको थिएटर में जानते हैं, लेकिन उस जगह जहां मैं गई हूँ वहां ऑलरेडी और एक्टर, स्टेब्लिश एक्टर होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं, वहां के मेन लीड होते हैं। वहां आपको आप अपने काम से ही जगह बनानी होती है। तो ये तो मेरे अंदर था कि मैं जीरो से शुरू करने वाली क्वालिटी मैंने अपने अंदर शुरू से रखी और कभी मायूस नहीं होती थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी रेपेट्री, जबकि सारे लोग मेरे प्लेस देखते थे, आते थे, लेकिन जब मैं वहां गई हूँ और इतनी सीनियर थी मैं थिएटर में, लेकिन जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री में मैं गई तो सी ग्रेड, वहां पे ग्रेड्स हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो सी ग्रेड में मेरी एंट्री हुई। तो वहां पर भी मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ, वहां का जो एक प्रोटोकॉल है उसको तो मेरे को फॉलो करना ही है। बस इतना जरूर कहूंगी कि मुझे अपने काम पर बहुत भरोसा था और मुझे पता था कि मैं अच्छा काम करूंगी तो मुझे जल्द से जल्द कामयाबी मिलेगी, और मिली मुझे। क्योंकि 1 या 1.5 साल में ही मेरे को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ए ग्रेड मिला था, जो कि नॉन एनएसडीएन को कभी वहाँ ए ग्रेड मिला नहीं, और मुझे मिला। तो इसका श्रेय मैं अपने काम को ही दूंगी। क्या बात, क्या बात। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। नवनिंद्र बहल मैम जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। किरण भटागर जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। मुंडी लोन साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। निखिल लिखते हैं कि आपके आने की इतनी खुशी थी कि मैं 17वां अगर फ्लोर होता मैं उस पर भी चढ़ जाता। वो दिन भी बहुत अच्छे थे काजल, स्ट्रगलिंग पीरियड में बहुत अच्छे थे। और हम 3 4 दोस्त एक ही जगह रहते थे। मोस्टली ऐसा होता था, कभी कोई किसी के घर में खाना बन रहा है, सब एक जगह बैठे हैं और शाम को सब बातें हो रही है कि कौन कहाँ स्ट्रगल पे गया था, कैसा हुआ। वो दिन भी बहुत अच्छे थे। क्या बात।
अभी आपने किया कि आप जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपको एक ग्रेड का आर्टिस्ट बनाया गया, ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप खुद एक बेहतरीन अदाकारा हैं। लेकिन जब आप दिल्ली आई तो क्या सॉरी मुंबई जब आप आई तो आपको कहीं खलिश नहीं रही कि शुरुआत में छोटे छोटे करेक्टर्स कहीं 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 आपको करने पड़े, तो कुछ खलिश सी तो रही होगी दिल में कि कुछ तो रहा होगा आपका, कुछ ऐसा नहीं रहा कुछ खलिश की छोटा करेक्टर नहीं करना काजल, पड़ेगा? खलिश की जहां तक बात की जाए, ऐसा नहीं है। मेरा पहला ही सीरियल मुझे जो मिला था इतिहास, तब डीडी हम्म, था, तो उसमें बहुत जबरदस्त रोल मिला था, खबरी का कैरेक्टर था। लोग आज उसमें भी बहुत उस अच्छा जी। हाँ, वो मेरा लेकिन पहला मतलब, उससे पहले उससे कोई आपको पहले फर्स्ट उससे पहले फर्स्ट निम्बस में एक शो मिला था मेरे को, एक सोशल वर्कर का काम मिला था। मेरा ये कहना था कि खलिश के मैं कहूँ तो खलिश नहीं थी, एक एक्साइटमेंट थी कि इस जगह इतना सा भी मुझे कैरेक्टर मिलेगा तो मैंने करना है। और लकीली मेरे को ऐसा रहा फिल्म्स में भी कि पहली फिल्म मेरी दुश्मन थी, काजोल और संजय दत्त के साथ। एक लॉयर का कैरेक्टर था मेरा। तो छोटे रोल मिले, एक एक सीन के कैरेक्टर मिले, लेकिन कैरेक्टर दमदार थे। वो एक जी सीन या दो सीन अपने आप में ऐसे होते थे कि याद रहने वाले। यस तो यस आप खलीश की जहां तक बात कह रही है, मेरे को लगता था कि बहुत ठंडक है दिल में, क्योंकि थिएटर में इतना अच्छा काम करके आए हैं, 76 से लेकर 95 तक, और एक से एक धुरंधर रोल किए, है ना। तो यहाँ ये था कि अब मैं उस सीढ़ी तक मुझे पहुंचना है। ऑफ कोर्स यहाँ तो कोई नहीं जानता था, जिन लोगों ने काम दिया कौन जानता था कि हम कौन है कौन नहीं है। तो ऐसा ही है बस। तो खलिश तो मैं कहूँ तो आज है मुझे, क्योंकि आज मुझे लगता है कि मैं उससे एक अ, अपने सूटेबल पर्सनालिटी के लेकर एक रोल के लिए आज भी मेरे अंदर करे हैं बहुत रोल, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ है जो मेरे मेरे लायक मेरे को एक कैरेक्टर एटलीस्ट फिल्म में या सीरियल में, जिसको आप कह सकते हैं एक टाइटल रोल, यू नो होना, मेरे मेरे दिल की एक ख्वाहिश है ये। और मेरी मोस्टली सब ख्वाहिशें ऊपर वाले ने पूरी की हैं, तो मुझे उम्मीद आमीन। है कि वो भी होगी। क्या बात क्या बात, बहुत सारे खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं आपके। सरला मेहता जी लिखती है यही तो खूबी है आप में, सादगी और बस काम ही काम। विमल सिंह जी लिखते हैं कि आप एक इंस्पिरेशन है सबके लिए। और प्रीति मित्तल लिखती हैं कि खबरी माय फेवरेट करेक्टर। और हरविंदर कौर लिखती हैं कि आप मेरी फेवरेट रही हैं। गुलशन वालिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं ये थैंक यू। जानना चाहूंगी आपका आपका पहला सीरियल और उससे जुड़ी आपकी यादें। पहला सीरियल मेरा इतिहास ही था, जी और उसमें खबरी का कैरेक्टर था। और उससे जुड़ी याद यही है कि उन दिनों पेजर हुआ करते थे, और अचानक मुझे एक दिन पेजर पे मैसेज आता है कि बालाजी टेलीफिल्म्स के नंबर के कॉल कीजिए। तो मुझे लगा जी कि अरे मैं तो कभी बालाजी टेलीफिल्म गई नहीं स्ट्रगल के लिए। तो एक डायरेक्टर थे जिन्होंने इतिहास डायरेक्ट किया था, गोगी आनंद जी, उनसे मैं जी स्वाभिमान के सेट पे मिल के आई थी। तो मैंने उन दिनों कनन कहीं काम में बिजी थे, तो मैंने इनको मैसेज किया, तो इन्होंने मेरे को कॉल, तब तो फोन्स वगैरह होते ही नहीं थे, तो उन्होंने कहीं से मुझे कांटेक्ट किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे, इन्होंने कहा कि फौरन जाके कॉल करो। तो मैंने उनको जाकर कॉल किया, और उन्होंने कहा कि आप शाम को आ सकती हैं कृष्णा बेंगलो, जितेंद्र और एकता जी के बेंगलो पे। तब वहां ऑफिस हुआ करता था उनके, ग्राउंड फ्लोर पे, बेसमेंट में। तो मैंने कहा जी हाँ जी मैं आऊंगी। अब काजल गए थे तो बॉम्बे के बारे में बहुत कुछ सुना भी था कि जी कि थोड़ी नेगेटिव बातें भी सुनी थी। अब शाम को 6 बजे बुला रहे हैं किसी ऑफिस में, दुख भी हो रही है कि जाना है। तो फिर भी ऐसा लगा कोई बात नहीं भाई, हम तो इतने कोई ग्लैमरस है नहीं, कोई ऐसे वो है नहीं कि कोई हम पर जाकर हमको भी वहां पे परेशान करेगा। अरे चलो प्रतिमा चलते हैं। तो वहां मैं जैसी पहुंची वहां बैठ गई। अब शाम का वक्त था, ऑफिस में कोई नहीं था, सन्नाटा, मैं बाहर बैठी हुई। उन्होंने कहा मैं अभी बुला रहे हैं आपको अंदर। तो और कोई भी नहीं, मतलब वहां पे अकेली मैं, डर, मतलब दिल में धक 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 हो रही। बिंदास तो मैं हूं, लेकिन कई कई ऐसी जब सिचुएशन आती है तो अंदर से डर जरूर लगता है। तो अंदर मेरे को बुलाया, जैसे ही मैं एंटर हुई उनके ऑफिस के अंदर, तो लेफ्ट साइड पे गोगी जी सोफे पर लेटे थे, आइए प्रतिमा जी आइए, ये वो।
तो मैंने देखा, मैंने कहा नमस्कार सर। फिर उन्होंने बोला ऐसे हम एक शो बना रहे हैं इतिहास, उसमें एक कैरेक्टर है खबरी का, इन्फॉर्मर है और अपने काम के लिए कुछ भी करती है, नेता मतलब अंडरवर्ल्ड और जितने भी हैं उनकी खबरें कहीं से भी लाके कर देती है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। तो प्रतिमा जी मेरे को लगा आप इसमें सबसे ज्यादा सूटेबल है। तो तब तो देखिए डायरेक्टर ही चूज करते थे एक्टर्स को, कोई ऑडिशन नहीं होते थे, कोई मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं हुआ करते थे, डायरेक्टर बुलाते थे उन्हें, हम स्टिल फोटोग्राफ्स देते थे। तो मैंने कहा ठीक है सर। फिर पीछे से आवाज आई कि एकता कपूर जी की पीछे से आवाज आई कि वो देखिए ऐसा कैरेक्टर है, वैसा कुछ बताने लगी। तो गोगी जी ने बोला कि एकता, इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सीनियर एक्ट्रेस है, बहुत काम किया थिएटर में। वाह हाँ। वाह। तो अब फिर आप समझ सकती हैं कि कितना अच्छा लगा होगा मन को कि एक डायरेक्टर इतनी निगाह रखते हैं कि उन्होंने मेरा बायोडाटा पढ़ के और देख के समझ लिया। तो बस यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप बताइए, आप थिएटर से हैं, ये कैसी ड्रेस पहनेगी, इस तरह की बातें मुझसे पूछी, आप ही इसके पूरे गेटअप को सोचिए। मैंने पूरा गेटअप उन्हें बताया, उन्होंने कहा वेरी गुड। उन्होंने मेरे को कॉस्ट्यूम वाले के साथ शॉपिंग के लिए भी भेज दिया कि आप खुद ही प्रिंट्स कैसे पहनेगी ये आप खुद चूज कीजिए। और फिर मुझे याद है कि जिस दिन पहला एपिसोड टेलीकास्ट होना था, तो काफी बड़े किसी होटल में पार्टी थी, बड़े स्क्रीन लगे हुए थे और मैं थोड़ा लेट पहुंची थी। तो मेरे पहुंचते ही वहां खसर पसर हो रही थी कि अरे फूलन देवी आ गई, फूलन देवी आ गई। वहां ये शोर मच गया कि मैं फूलन देवी हूँ, जैसे लुक में मैं लगती थी या क्या। तो फिर मैंने कहा नहीं जी, मैं फूलन देवी नहीं हूँ, मैं प्रतिमा कन्नन हूँ। तो तब ऐसे हुआ। तो ये मेरी शुरुआत हुई और मेरे लिए ये भी बहुत प्राउड की बात है कि इतिहास के दिनों में लोग सड़क पर मुझे वो खबरी जारी, वो खबरी जारी ऐसे बोलते थे। क्या बात, क्या कितना खूबसूरत वाकया। निखिल दीवान कहते हैं कि लिखते हैं कि खबरी अमेजिंग करेक्टर। अय्याज शारिफ साहब कश्मीर से हैं हमारे साथ, खुद एक मीडिया कर्मी है, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, लिखते हैं आई एम हर फैन। वाकई तो मुंबई में कहा जाता है कि गॉड फादर्स होते हैं जो बहुत हेल्प करते हैं प्रोडक्शन या काम दिलवाने में। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं गॉडफादर अगर सच में बोलूं तो मेरे जो गॉडफादर जिन्होंने, जब मुझे, मैं बॉम्बे से काम नहीं मिला था मुझे और मैं एक महीने के लिए दिल्ली वापस आई थी और मैं एनएसडी रेपेटरी गई, तो वहां पे मुझे सत्यदेव दुबे जी, बहुत जी बड़ा नाम है, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और बॉम्बे में बहुत उस वक्त काफी चरम सीमा पर उनका नाम था। तो मैं जी। स्टूडियो थिएटर की तरफ अपने जा रही थी, तो वो उधर से आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि अरे, कि तुम मतलब इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो, मैंने तुम्हारे सारे यहाँ पे वीडियो देखे सब नाटक के, तुम रेपेटरी छोड़ के क्यों चलेगी, क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे जाने की। तो मैंने कहा सर, बहुत समय दे दिया थिएटर को, मंजिल तो मुंबई है, तो मैं मुंबई इसलिए गई हूँ। तो कहने लगे अच्छा ये बताओ तुम्हें काम मिला, कुछ काम मिला। मैं कहा नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिला। उन्होंने कहा चलो कागज पेन निकालो। उन्होंने मेरे को 2-3 नंबर दिए, जिनमें एक गोगी आनंद जी का भी नंबर था और एक विनोद रंगनाथ राइटर थे, वो भी इतिहास के राइटर थे, और उनकी पत्नी थी तामरा। तो उनसे ये तीनों नंबर लिखो और उनसे जाके मिलना और कहना कि दुबे जी ने बोला है मिलने के लिए। तो मैंने तीनों को आकर कॉल किया। तो विनोद रंगनाथ जी जो राइटर थे इतिहास के, उन्होंने मुझे घर बुलाया और मेरे से बातचीत करी। उन्होंने कहा वाह प्रतिमा जी, आपका तो बायोडाटा बहुत अच्छा है, इतना काम किया आपने। तो सजेस्ट करना नाम या नंबर्स देने, तो उसके लिए तो सत्यदेव दुबे जी को मैं गुरु, अपना गॉडफादर ही मानती हूँ। उसके बाद विनोद रंगनाथ जी ने वो कैरेक्टर लिखा मेरे लिए खबरी का, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और गोगी आनंद जी को ये कहूंगी कि स्वाभिमान के सेट पे सिर्फ मिलने गई थी और उनको मिलवाने का श्रेय मैं अरुण बाली जी को दूंगी। यहाँ के बहुत सीनियर एक्टर हैं अरुण बाली जी, वो मुझे लेके गए थे मिलवाने। तो ये 3-4 लोगों के मिलने से जो है मेरी यात्रा मुंबई में शुरू हुई और इसी वजह से मैं कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। जी। निर्मला धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, खुद एक लेजेंडरी एक्ट्रेस है जेएनके की, जम्मू कश्मीर की, बहुत बड़ा नाम है इनका। लिखती हैं बहुत ही सशक्त अभिनेत्री हैं प्रतिमा जी। अय्याज शारिफ साहब थैंक यू। जिनका
नाम है जम्मू कश्मीर में, जिसका जिस तरह से मैंने कहा, लिखते हैं कि गॉड हैज गिफ्टेड हर विद यूनिक फीचर्स विच आर सुटेबल फॉर यूनिक काइंड ऑफ करेक्टर्स। वेरी ट्रू। नवनिंदर बहल मैम लिखती हैं प्रतिमा इज आउटस्टैंडिंग। इसमें कोई सच में नविंदर मैम, प्रतिमा मैम तो बहुत ही बेहतरीन कलाकार तो है ही, लाजवाब इंसान भी है। और वो सच में जो एक अच्छा कलाकार होता है वो एक अच्छा इंसान होता है, इसका बिल्कुल एक एग्जाम्पल है प्रतिमा मैम। देखिए रीता ठाकुर नविंदर जी। जी तो खुद इतनी अच्छी अदाकारा हैं, हमारी हमारी सीनियर है, अगर वो जी तारीफ करती हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी। अवनीता ठाकुर बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टर हैं, शिलोंग से हमारे साथ हैं, लिखती हैं सच ए प्लेजर टू सी प्रतिमा जी। मैं अब आपसे ये थैंक यू जानना विनीता। चाहूंगी कि आपके जो हस्बैंड है एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, तो कितना आपको उनकी तरफ से कितना सपोर्ट मिला, आपको कितना एक तरफ से एक पिलर की तरह आपके साथ खड़े हैं, क्या कहेंगी आप? मैं आज बंबई में जो कुछ भी हूँ वो अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। मतलब ऐसा पिलर कि जिसकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है, क्योंकि मैं वो वक्त नहीं भूल सकती कि उन्होंने अपना स्ट्रगल छोड़कर और मेरे को ले जाते थे और कहते थे कि देखो सामने वो दरवाजा है, वो ऑफिस है, तुम जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। और ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं बाहर खड़ा हूँ या जो भी है। और कई बार हो सकता है 1 घंटा भी तुम्हें लगे, मिलने वाले जिन्होंने बुलाया वो लेट आए या कुछ हो, तो तुम बिल्कुल ऐसे मत सोचना। और वो बाहर खड़े रहते थे, धूप हो कुछ भी हो। और मैं कई बार ऐसा होता भी था कि मेरे को 1 1 घंटा लगता था, और वो बाहर रहते थे, खड़े रहते थे और मुझे लेके आते थे। देखिए काजल, इतना मैं जरूर कहूंगी कि बहुत कम ऐसे जोड़े होते हैं जो दोनों एक्टर हों और दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जो मेरे और कनन में है। इसकी मैं मतलब यही कहूंगी कि धन्यवाद ऊपर वाले को दूंगी कि एक फील्ड में होते हुए और दोनों अपनी अपनी जगह नाम कमाए हुए हैं, लेकिन हमारे बीच में कभी एक्टिंग को लेके, अपने प्रोफेशन को लेकर आज तक कभी मनमुटाव या कुछ चिड़चिड़ विड़चिड़ नहीं हुई है। मैं कहीं अटकती हूँ, मेरी हेल्प करते हैं, वो कहीं अटकते हैं तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ। एंड बहुत किस्मत वाली हूँ मैं कि मुझे इस तरह के आमीन हस्बैंड मिले। आमीन। बहुत ही खूबसूरत बात, और ये हमेशा ऐसे रहा, बहुत सारी ब्लेसिंग सभी की, और आमीन ऐसा ही हमेशा थे। प्रतिमा जी लिखती हैं, विनीता जी लिखती हैं, प्रतिमा जी यू आर अमेजिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। भारती जी लिखती हैं, जम्मू से हैं, जम्मू कश्मीर से लिखती हैं, वेरी नाइस, नाइस टू सी द पर्सनैलिटी एंड आउटस्टैंडिंग करेक्टर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपका एक सीरियल था गाथा, उससे जुड़ी कोई जी याद आपकी, उससे रमेश जुड़ा कोई सिप्पी जी का था। इंसिडेंट, उससे जुड़ी कोई याद, आप कोई इंसिडेंट? उससे जुड़ी तो बहुत ही बढ़िया याद है कि मैं फर्स्ट डे गई, तो आप तो जानती है काजल, हम थिएटर वाले बहुत सिंपल सादे लोग होते हैं। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल। आज भी याद है कि मैं जब वहां पर गई तो मैंने ऐसे हल्के से मेकअप रूम का दरवाजा खोला, क्योंकि उन्होंने कोई बैठा था अंदर। मैंने कहा हेलो, मेरे को ये पता था कि वहां पे सब लोग दादा बोलते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, मतलब कोई भी सेट पे हो दादा 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 कहते हैं। तो मैंने एकदम जी से बोला, मैंने कहा दादा मैं अंदर आऊं क्या? हाँ आइए आइए। तो मेकअप, जो मेन मेकअप दाते थे, तो मैंने उनका नाम पूछा, उन्होंने कहा बैठिए बैठिए आप। उसने मेरे को बड़े अजीब से करा, बैठिए बैठिए आते हैं अभी। तो मैं बैठ गई। लेकिन मैंने जब वहां का मेकअप रूम देखा तो मुझे देख के लगा कि यार ये तो किसी थिएटर वाले का काम है, इतना मतलब जबरदस्त मेकअप रूम बना रखा है, ऐसे थिएटर में ही दिखते हैं। तो वो मेकअप दादा आए तो उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा मैं फलाना कैरेक्टर कर रही हूँ, आइए आइए प्रतिमा जी आइए बैठे। बातचीत बातों बातों में निकला कि मैंने कहा मैं दिल्ली स्टेज से हूँ। अरे वाह मंडी हाउस, ये वो पंचानन पाठक जी का नाम आया। अरे अच्छा जी अच्छा, हाँ। फिर उन्होंने उनकी बातें शुरू कर दी, तो थोड़ा एक हौसला आया कि अरे कोई तो जानता है। खैर मेकअप वेकअप करके मैं सेट पे पहुंची। तो काजल, मोस्टली यहाँ का एक्सपीरियंस जो मैंने देखा कि जब कोई नया कलाकार किसी सेट पर जाता है तो बड़ी एक खुसर 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 होती है सेट पे। मतलब ये होता है कि भैया आ गया, एक और आ गया कोई है। तो मैं भी चली गई, रमेश सिप्पी जी वहां थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे, बहुत मान देते हैं, इतना बड़ा नाम, शोले के डायरेक्टर, सोचिए मेरी तो जान ही निकल रही थी। तो आइए प्रतिमा जी आइए, तो उन्होंने सीन समझाया ये वो, और फर्स्ट शॉट हुआ। तो इत्तेफाकन फर्स्ट शो
पहले टेक में ओके हुआ और तालियां बजी, और जैसी मैं बाहर निकल रही थी सीन करके, सब लोग मैम आप थिएटर से, मैम आप थिएटर से, मैं कहा वाह जी जी करके वाह, मैं क्या वापस बात। मेकअप रूम में आई, तो वो जो बैठे थे जब मैं शुरू में आई थी, वो थोड़ी देर में मेरे पास आए, वो भी मेकअप आर्टिस्ट। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैम एक बात कहूँ प्लीज, आप बुरा तो नहीं माने। मैं कहा नहीं प्लीज बोलिए दादा। कहने लगे कि जब आप आई थी ना तो मुझे लगा कौन है ये आ गई, कोई ग्लैमरस नहीं है, सांवला सा रंग है, पता नहीं कौन है। तो मतलब मेरे को तो उसने ये तक बोल दिया कि मुझे तो लगा कोई हेयर ड्रेसर आई है। तो गुड। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन मैम आप तो बहुत अच्छी। तो मैंने सिर्फ उसको इतना पलट के बोला, मैं कहा दादा ऐसा है, ग्लैमर लेकर आए और 20 टेक दे तो डायरेक्टर ही पलट के बोलता है भाई किसको पकड़ के ले आए। और मैंने कहा क्या बात। और मैंने कहा कब एक टेक देते हैं और तालियां बजती है, मैं ग्लैमर उसे मानती हूँ, सजने को और लुक को मैं इतना ग्लैमर नहीं मानती। नहीं मैम वाकई ठीक है, नहीं। वाकई, क्या बात, आपने कितनी खूबसूरत बात कही कि आपका काम आपका ग्लैमर है। वाकई ये बात तो मुझे भी छू गई आपकी, वाकई बहुत खूबसूरत बात। कन्नन सर लिखते हैं ब्लेस्ड टू हैव यू एज माय वाइफ। ये सर यू आर ब्लेस्ड, कितनी अच्छी इंसान है आपके साथ। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू युवराज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं ये नमस्कार जानना युवराज चाहूंगी भाई। जी, आप एक एक वक्त में आपने तीन तीन एक ही दिन में आपने तीन तीन सीरियल की शूटिंग एक साथ करती थी, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, तीन तीन चार चार, दूसरे स्टूडियो से तीसरे स्टूडियो। तो क्या ये टफ नहीं वो रहता था एकदम वो से? वो आप उसके लिए भी बोलूंगी मैं काजल। देखो, मुंबई आई और 3 सीरियल मैं एक साथ कर रही थी, जी स्वाभिमान, गाथा और इतिहास। जी और फिल्म सिटी में ही तीनों सेट थे, आसपास ही लगे हुए थे तीनों सेट। और ऐसा ही होता था कि कई बार तो ऐसा होता था 2 सीन यहाँ करे, फिर वहां जा रही हूँ, फिर वहां कर जी। रही हूँ, वहां से ऐसा। तो लिटरली मेरे को बड़ी खुशी होती थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी इस शहर में इतना काम करना शुरू कर दूंगी। तो अच्छा लगता था, अच्छा। क्या बात, क्या बात। निर्मला जी लिखती हैं यू आर सो ग्लैमरस। बिल्कुल निर्मला दी, सच कह रही हैं आप, सच कह रही, जिस तरह आप है ना उसी तरह प्रतिमा जी भी हैं, सच में सच में। आपने ना एक डांसर भी एक फिल्म की है शायद, मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी। कौन वर्दी से? थी शायद, वर्दी। एज ए डांसर भी आपने एक सॉन्ग किया है, कुछ नहीं नहीं ऐसा? नहीं नहीं, वो किसी को गलत फहमी है, मैंने नहीं किया वो। किसी और और ने भी आपने मेरे से ऐसा? ये बात बोली थी। वो शायद पता नहीं मेरे से बहुत रिजेंबल करती हैं। डांस से तो मैं कोसों दूर भागती हूँ। मैं यही सोच रही थी कि मैं ये सवाल जरूर पूछूंगी, क्योंकि ये मुझे किसी किसी ने और कहा। ये किसी और ने भी मेरे से बात करी थी, इवन उन्होंने मेरे को फोटो भी भेजी थी। मैंने कहा था नहीं ये मैं नहीं हूँ। मैं आपकी फिल्मों की तरफ आती हूँ, बहुत सारी फिल्में हैं, लिस्ट इज एंडलेस। बंटी, बबली, पिंकर, क्या खूबसूरत फिल्म, राज, गदर, फिजा, दुश्मन, शहद, मुंबई एक्सप्रेस, दबंग थ्री, बदलापुर, नो एंट्री, लिफ्ट। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन इनमें से आपकी जो फेवरेट फिल्म है उससे जुड़ी कोई आपकी याद जो आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए एक से फिल्में बढ़कर एक फिल्म। तो मेरा मानना है कि मैं अपने हर किरदार को उतना ही प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। और गदर अपने में बहुत पहला एक एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं गई थी शूटिंग करने, और अनिल शर्मा जी से मेरी बहस हो गई थी क्योंकि मैं 2 दिन के लिए गई थी, मैं यहाँ पर सीरियल भी कर रही थी उस समय, और मैंने कहा था पहले मैं सिर्फ 2 ही दिन दे सकती हूँ सर। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है। वहां पर किसी वजह से सनी देओल एक दिन नहीं पहुंचे शूटिंग पे, तो उन्होंने ये कहलवाया मुझे कि आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं तो नहीं रुक सकती, मैं तो एक दिन भी नहीं रुक सकती हूँ, मेरे को तो वहां जाना है। उन्होंने कहा प्रतिमा जी आप कैसी बात कर रही हैं, मतलब सनी देओल मतलब हीरो नहीं आया तो हम कैसे कर सकते, आपकी वजह से मैंने कहा सर सनी देओल भी जो भी है मैं नहीं जानती, मैं भी अपने में एक्ट्रेस हूँ, मैं वहां मेरी कमिटमेंट है उस जगह पर, मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर आई। आपने मेरे को नहीं रखना फिल्म में, मत रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तो कल जाऊंगी, मुझे जाना है, जो मेरा दिन डिसाइड। मतलब मेरी लगभग सेट पर इतनी बहस हो गई, और पूरे सेट पे हो रहा था कि ये एक्ट्रेस तो गई फिल्म से, इसको तो निकाल दिया जाएगा। खैर मेरे को आज भी याद है उस दिन पहला मेरा शॉट हुआ था सीन, अगर सबको याद है,
जब वो मेरा हस्बैंड कहता है वो भगवाने की कर रही है एने, तो वो कहती है एने गहने पा के तो मर भी जावा ते कोई गम नहीं। वो वाला सीन पहला पहला सीन शूट हुआ था और अच्छा सीन हुआ तो अनिल शर्मा जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि प्रतिमा जी, बात दिल खुश हो गया। फिर उन्होंने अपने प्रोडक्शन वाले को बुलाया कि भाई प्रतिमा जी को कल भेजो और इनसे पूछो कितनी जल्दी वापस आ रही हैं और इनकी टिकट कराओ आने की। तो ये एक हादसा था। मतलब मेरे को लगता था कि नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो मेरे लिए वो काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब फिल्म जाती है, सनी देओल के साथ कर रही हूँ, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को अपने दोनों काम एक से थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, निकाल देंगे फिल्म से तो क्या हो गया। बाकी बात अलग है कि वो प्लस पॉइंट हो गया और मतलब अच्छा हो गया, सीन अच्छा हुआ था इसलिए। क्या बात। निखिल लिखते हैं, प्लीज शेयर दबंग एक्सपीरियंस। दबंग एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि मेरा जब मुझे कॉल आया दबंग के लिए, तो मैं नो एंट्री कर चुकी थी सलमान जी के साथ। तो मुझे आज भी याद है, भूमन जी को मैं मारती थी, पेपर से तड़ातड़ थप्पड़ मारती थी। तो देखिए भूमन जी थिएटर के हैं, जितनी बार रिहर्सल होती थी वो कहते थे प्रतिमा जी मारिए। मैं कहती थी सर एक बार ही रिहर्सल में तो मार दिया, अब और कितना मारती रहूं। और वो थिएटर के एक्टर थे, उन्होंने कहा था हर बार जब आप मेरे को रिहर्सल में मारिए उतनी जोर से मारिए, ताकि मेरे मैं हैबिचुअल हो जाऊं कि मेरे को इस तरह पढ़नी है बीवी से। तो जब वो सीन सलमान के साथ हुआ तो सलमान तो हंस हंस के पागल हो जाते थे, गिर जाते थे, मैम एक दो और जड़ दीजिए, मैम एक दो और जड़ दीजिए, ऐसे कहते थे। फिर इतना लंबा गैप आ गया, कितनी फिल्में सलमान, मैं कहती थी यार सब लोग बोलते हैं कि एक फिल्म में काम कर लो तो लोग याद रखते हैं, मैंने कहा मुझे तो सलमान खान दोबारा याद ही नहीं कर रहे। तो मुझे आज भी याद है कि जब मेरे को दबंग 3 के लिए कॉल आया और जिन्होंने कॉल किया था उन्होंने मेरे को बोला कि मैम स्पेशली सलमान जी ने आपका नाम दिया, उन्होंने आपने से उनके साथ नो एंट्री फिल्म की थी, उन्होंने कहा मुझे इस रोल के लिए वही लेडी चाहिए, उन्हें बुलाइए। देन मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा नहीं यार लोग याद रखते हैं। मेरे लायक कोई रोल नहीं होगा और फिल्मों में, लेकिन जो रोल है तो उन्होंने मुझे याद किया और इतने अच्छे से सेट पे आए और आते ही मेरे गले मिले, हाय मैम कैसी हैं। मैंने बोला ठीक हूँ मैं, थैंक यू आपने याद किया। अरे अरे क्या बात करें। फिर प्रभु देवा से बोले कि इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। फिर रिहर्सल हुई तो छोटे छोटे सीन थे कि वो बोलते हैं ना कि हमने हमने तो अपनी लड़की के बारे में बता दिया, अब आप अपने लड़के के बारे में तो बताओ। तो मैं तो कोई डायलॉग नहीं बोलती, मैं ऐसे देख के उसको कहती चल भाई चले, ये अपने लड़के के बारे में क्या बताएं। उस पे भी इतना हंसे सलमान के, कमाल मतलब। और प्रभु जी तो, प्रभु देवा जी तो बहुत ही खुश हुए। मतलब मैं करती थी तो हंस हंस के, मतलब ये ऐसा हुआ कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं इस पूरी यूनिट को जानती नहीं। सबने, भले ही रोल छोटा था लेकिन बहुत मजा आया करने। क्या बात। और सबसे क्या बड़ी बात बात। सलमान जी की, सबसे बड़ी, कि मेरे को वैनिटी में भेजा उन्होंने अपने बॉय को कि प्रतिमा जी को बुला के लाइए। मैं गई तो मेरे को एकदम से कहते हैं डिम्पल जी, सारे लोग बैठे हुए थे और अरबाज खान सब बैठे हुए, तो उन्होंने कहा अरे प्रतिमा जी आप आइए ना हम लोगों के साथ लंच कीजिए। तो मेरे लिए क्या छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हैं। अगर सलमान खान ही हमें ना भी बुलाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उनकी तारीफ है कि इतना बड़ा नाम होकर भी वो आ, स्क्रीन थोड़ी वो जी टेढ़ा हो गया स्क्रीन आपका फिर से। स्क्रीन स्क्रीन हाँ जी बिल्कुल अब ठीक है, अब ठीक है तो जी। अच्छा लगा, बस मजा आया काम जी करने का। शब्बीर सर हमारे साथ जुड़े हैं, कश्मीर से हैं, जम्मू लद्दाख कुशीनगर दूरदर्शन में स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं, लिखते हैं शी इज वर्सटाइल आर्टिस्ट। अशोक मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हैं, कहते हैं इवन अक्षय कुमार जी कॉल यू ऑन स्टेज फॉर हिज ग्रेटिट्यूड टू टीच हिम हिंदी डिक्शन। ऐसा क्या, ये तो मैं आपसे जानना चाहूंगी जी। कुछ नहीं था, वो उतरन में मेरे को, मैं नॉमिनेट हुई थी बेस्ट नेगेटिव में, और कमाल है जी कि उस कैरेक्टर के लिए मैं और कनन बेस्ट नेगेटिव, उस टाइम कनन लाडो कर रहे थे, उनका भी नेगेटिव था, मेरा भी उतरन में नानी का कैरेक्टर नेगेटिव था, तो हम दोनों नॉमिनेट हुए थे सेम अवार्ड के लिए। तो मैं बैठी हुई थी और अचानक मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को बस इतना मालूम है उस वक्त जो चैनल हेड थी उन्होंने मेरे जी को बोला था प्रतिमा जी आपने जरूर आना है अवार्ड फंक्शन में जरूर। मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ अवार्ड फंक्शंस में जाना, ज्यादा नहीं जाती, क्योंकि मैंने कहा मैं तो नहीं आ पाऊंगी। नहीं नहीं आपको आना है, आपको,
आपके लिए सरप्राइज है, आप आइए आइए। मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंच गई। जी तो मैं बैठी हुई थी, अपना हमारा पूरा उत्तरायण का ग्रुप बैठा था। तो अचानक से एक लड़की आई, कहने लगी मैम आपको अंदर बुलाया जा रहा है बैक स्टेज। मैंने कहा अच्छा। मैं उसके साथ चलती गई। मतलब वो माहौल ही अलग होते हैं जब इस तरह के इवेंट होते हैं, अंदर वैनिटियां खड़ी होती हैं स्टेज के पीछे। वो मुझे लेती जा रही ले जा रही है। एक वैनिटी के सामने जाके वो खड़ी हो गई। तो मैं उस पे लिखा हुआ अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि वाटर फिल्म बन रही थी, तो जी उसमें हम उनका हिंदी डिक्शन की क्लासेस लेते थे, मैं और कनन दोनों जाते थे। तो उनके घर जाया करते थे। और अच्छी, मतलब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप सोचिए, हम 7 बजे सुबह उनकी क्लास लेने जाते थे, क्योंकि शूटिंग पे उनको निकलना होता था। वो 7 बजे हमें बिल्कुल एकदम टिच रेडी मिलते थे। तो उनके साथ बड़ी जी दोस्ती सी हो गई थी क्लासेस में। तो जैसे ही मेरे को वो वैनिटी के सामने ले गई, और मैंने कहा अक्षय कुमार की गाड़ी। तो उसने दरवाजा खोला, मैं अंदर गई, अक्षय सामने खड़े, और मैम कैसी हैं, एकदम गले से लगा लिया। तो मैंने कहा, कहते हैं वो कुछ नहीं, ये लोग सब कह रहे हैं 2 स्टंट हैं, और 2 स्टंट में से आप जो भी चुनेंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने ऐसे पीछे हाथ कर रखे थे, उसने आगे हाथ निकाले, 2 चूहे सफेद रंग के उसके हाथ में। कहने लगे इन चूहों के साथ। मैं कहा चूहों का तो मेरे सामने नाम मत लेना तुम। मैं चूहों से बड़ा डरती हूँ, अक्षय प्लीज मेरे को, प्लीज इनको दूर करो। जिंदगी में अगर मैं किसी से डरती हूँ तो बस वो चूहे ही हैं। तो कहने लगा, फिर उन्होंने जो साथ में क्रिएटिव करी थी, भैया मैम ने तो मना। तो मेरे को कहने लगा मैम दूसरा स्टंट तो बहुत ही खतरनाक है। तो मैंने कहा क्या है? तो कहने लगा कि आपको मेरे पे बिलीव है ना? मैंने कहा ऑफ कोर्स, क्यों नहीं है। तो कहते फिर स्टेज पे ही करेंगे वो। मैंने कहा ठीक है, स्टेज पे ही कर लेंगे। तो मैं जाके बैठ गया ऑडियंस में। फिर वो मेरा जब प्रोग्राम का टाइम आया तो मुझे बुलाया गया, मैं स्टेज पे चली गई, अक्षय थे। तो कहने लगे तो ये हमारी नानी जी आई हैं। तो फिर उसने, देखिए वो तो शायद सभी लोगों ने देखा है कि कैसे उसने मुझे पूरी पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस किया था कि मुझे इतनी बात है कि इतना बड़ा हीरो अगर मुझे इतना मान दे रहा है पब्लिकली। फिर मैं ऊपर गई तो वो आग का स्टंट है वो, अगर आप कभी देखें तो देखिएगा। मुंह में मिट्टी का तेल लेके वो आग को जो करते हैं ना ऐसा, तो उसने करा पहली बार। तो उसने कहा अब आपको करना है। तो मैंने कहा ठीक है करूंगी। तो आप डरेंगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं डरूंगी। और मैंने भी मुंह पे मिट्टी का तेल लिया, उसने मशाल सामने रखी और मैंने वो करा पूरा। खैर उसने मेरा हाथ थामा हुआ था, ऐसी बात नहीं। और कनन वहां पे ऑडियंस में बैठे, कनन कह रहे मैं डर रहा कि पागल हो रही है, क्या कर रही है ये। मतलब कोई मेरी जो उत्तरायण की प्रोड्यूसर थी वो एकदम खड़ी हो गई ऑडियंस में से, नहीं नहीं प्लीज मत करिए, हमारा शूट है, कल कुछ हो गया तो क्या करेंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं। तो फिर उसने मेरे को बोला मैम आपको मेरे पे बिलीव है ना? मैं कहा बेटा बिल्कुल तुम पर भरोसा है। वो स्टंट मैंने स्टेज पे किया था जो क्या लोगों को बात, बहुत क्या पसंद आया। क्या बात। मैं ये जानना चाहूंगी अभी तक का आपका मोस्ट चैलेंजिंग करेक्टर और मोस्ट लविंग करेक्टर आपका क्या, कौन सा रहा है जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, बहुत करीब हो दिल के, लेकिन एक चैलेंजिंग करेक्टर भी रहा हो आपका, कौन सा करेक्टर है? देखिए सीरियल्स में तो नानी का कैरेक्टर बहुत ऐसा था। और जी एक ऐसी औरत जो अ, नौकर और मालिक के बीच के संबंध को लेकर होता था, और इच्छा के साथ बड़ा टॉर्चर होता था। जबकि एज अ प्रतिमा मुझे बहुत बुरा लगता था वो टॉर्चर करना, लेकिन कैरेक्टर अपने में बड़ा चैलेंजिंग था। और लकीली 6 साल वो शो चला। मुझसे लोग पूछते थे कि 6 साल हो गए, आप बोर नहीं होती? तो कई मेरे को एक्टर भी बोलते थे। तो मैं कहती थी पता नहीं ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं। मैं कहा मैं तो बोर नहीं होती, क्योंकि हर रोज एक नया सीन आता है, मेरे लिए तो वो नई चीज है। ऐसा नहीं है कि वही करेक्टर, हर हर सीन अपने में एक अलग करने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं नानी, सीन तो अलग अलग आते हैं, हर सीन में कुछ करने को अलग होता है। और 2 फिल्में मेरी ऐसी थी जो आई और बहुत अच्छे उसमें उनको रिलीज नहीं मिला। एक तो थी वैसा भी होता है पार्ट 2, उसमें मैंने गंगूताई का एक कैरेक्टर किया था जो डॉन है। वो भी अगर सबने देखी हो, रोल बहुत बढ़िया था, बहुत जबरदस्त था।
लेकिन वही बात है कि फिल्में अगर रिलीज अगर उनका उनको पब्लिसिटी अच्छी ना दी जाए तो नहीं होता। पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है करनी किसी भी फिल्म की। ऐसे ही एक फिल्म करी थी मैंने, ये दिल, तुषार तुषार कपूर उसमें जो थे हीरो थे, वो भी साउथ की तेलुगु फिल्म का रीमेक था। वो कैरेक्टर भी मेरा बहुत जबरदस्त था, बट मेरा लक कि उसमें भी यही हुआ कि प्रॉपर उसको पब्लिसिटी नहीं दी गई, तो उस लेवल पर वो। लेकिन अगर आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा ये दोनों फिल्में, आप जरूर देखिएगा जरूर। कितना जबरदस्त किरदार है उसमें मेरा। इवन पिंजर आपकी बहुत खूबसूरत फिल्म थी। जी, पिंजर भी पिंजर बहुत बढ़िया, बहुत बहुत कमाल बढ़िया की। कैरेक्टर। जी बहुत बढ़िया। जी जी, पिंजर से हाय रिलेटेड कुछ आप सुचित्रा जी, सुचित्रा जी जी सुचित्रा को मैं जी। कह रही हूँ नमस्कार। जी सुचित्रा जी के साथ काफी समय मंडी हाउस में बीता है। बहुत अच्छी हमारी सीनियर एक्ट्रेस हैं। बहुत बेहतरीन कलाकार है, बेहतरीन जी है आकाशवाणी की। मैं ये जानना चाहूंगी, आप खुद कलाकार हैं, बेहतरीन कलाकार, आपके हस्बैंड बेहतरीन कलाकार हैं, और अब आपका जो बेटा है उनकी उसकी भी कुछ वो भी डायरेक्शन के फील्ड से जुड़े हैं, उनका नया शो आने वाला है। मैं चाहूंगी आप इसके बारे में भी एज अ पेरेंट बताइए, किस तरह की टिप्स दी हैं आपने अपने बेटे को, क्या कहा है, क्या समझाया है, ये जरूर चाहूंगी। एज अ पेरेंट आप क्या कहेंगी? देखिए, मैंने तो डायरेक्शन के उसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जब मैं एक्ट्रेस थी वहां जाती थी, मैं चीजों को देखती थी कैसे असिस्टेंट डायरेक्टर्स करते हैं, जो नए बच्चे आते हैं वो डायरेक्शन में आते हैं, जब सीख रहे होते हैं तो क्या चीजें होती हैं। क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं था कि मेरा बेटा ऐसे कहेगा कि मैं इसी लाइन में आना चाहता हूँ और डायरेक्शन में आना चाहता हूँ। तो जब वो डायरेक्शन में आया तो मैं मेरे को याद है, मैंने जो फ़िल्म बता रही हूँ वैसा भी होता है पार्ट 2, तो उसमें शशांका जी घोष जी को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप मेरे बेटे को अपने साथ असिस्टेंट के तौर पर रख लें, मतलब ये सीखे काम ताकि थोड़ा। उन्होंने कहा हाँ प्रतिमा जी कोई बात नहीं। तो वो बहुत ही थर्ड फोर्थ असिस्टेंट हुआ करता था, एक्टर्स को बुलाने आता था वैनिटी में। जी तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने उसको कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब भी मुझे वैनिटी में आता था बुलाने तो ये हमेशा कहता था मैम आइए आपका सीन रेडी है। तो मुझे याद है शशांका घोष जी ने मेरे को कहा था कि मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ सिर्फ इस बच्चे के एक ही जेस्चर से कि वो सेट पे हमेशा आपको मैम बोलता है, माँ नहीं बोलता। तो मैंने कहा, तो मैं उसको, मेरे को याद है जब बिल्कुल शुरू शुरू में था तो मैंने उसको एक टिप दिया था। मैंने कहा देखो बेटा, सबसे पहला जो जब आप शुरू करते हैं डायरेक्शन में तो तुम्हारी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्टर को सीन पढ़कर सुनाना ये मस्ट है। जो असिस्टेंट अच्छे से एक्टर को सीन पढ़ के सुना देगा तो समझ लो कि वो बहुत अच्छा उसमें जा रहा है। जी तो उसने कहा कि अच्छा, तो मैं उसको कहती थी तुम खूब रीडिंग करो, जोर जोर से किया करो। और एक वक्त ऐसा आया कि सब यही कहते थे कि प्रतिमा जी आपका बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे एक मेकअप मैन थे पंडरी दादा, बहुत सीनियर, बहुत नाम था उनका। उन्होंने मेरे को एक दिन कहा कि अरे प्रतिमा जी मुझे तो पता ही नहीं था आपका बेटा भी है वो डायरेक्शन में, सचिन। तो मैंने कहा जी, कहते हैं भाई बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है, और ये है। तो मैंने, और एक मेरे को आज भी नहीं भूलती हूँ कि एक हमारे एक मित्र हैं रवि कौशल, वो एक सीरियल बना रहे थे, तो मैंने उसमें बोला कि रवि तुम इसको अपने साथ रख लो। उसने कहा, वो तो मतलब खैर अपने बेटे की तरह ही मानता है इसको। तो मुझे दो इंसिडेंट्स ऐसे याद हैं कि मैं भूल नहीं सकती कि रात को डिनर ब्रेक हुआ और सबकी टेबल अलग होती हैं, यूनिट अलग खा रही होती है, एक्टर्स की अलग होती है, सब अलग होती है। तो हमारे जो एक्टर्स की लाइन लगी हुई थी तो उसमें मैं खाना ले रही थी, पीछे मेरा बेटा कब आ गया मुझे नहीं पता। और जो स्पॉट बॉय हेड होते हैं स्पॉट के, वो वहां पर आए, तो उनको पता नहीं था कि ये मेरा बेटा। उन्होंने कहा भाई क्या इस लाइन में कहाँ लग गए तुम, है ये एक्टर्स की लाइन है, तुम यहाँ लगकर खाना कहाँ ले रहे हो, चलो वहां जाओ उधर यूनिट के उसमें जाकर खाना लो। और मैं कान से सुन रही हूँ, मुझे मालूम है मेरा बेटा पीछे है। मैंने कुछ रिएक्ट ना पीछे देखा ना, मैं अपना खाना लेती रही, मैं अपना आगे बढ़ती रही, वो लाइन से मेरे बेटे को निकाल के ले गया। और ओ मुझे गॉड। कुछ नहीं पता कि उसने खाना खाया या नहीं खाया। और ये
घर आया तो वो थोड़ा सा ऐसे था ना, मैंने कोई रिएक्ट ही नहीं करा। तो अगले दिन फिर कुछ उसके साथ ऐसा हुआ, तो वो सेट छोड़ के चला गया, सेट छोड़ के चला गया और मेरे पास आया, आके कहता है मैं जा रहा हूँ, मैंने नहीं करना ये काम। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ। तो स्टेशन पहुंच गया वो, वहां स्टेशन पे कुछ देर बैठा रहा। मैंने कोई कॉल नहीं किया, मैंने कुछ नहीं करा उसको। थोड़ी देर के वो 1-1.5 घंटे बाद देख रही हूँ मेरे को सेट पे दिख रहा है वो, पता नहीं क्या हुआ। तो मेरे को घर आके बोल रहा कि अगर मैं गलती कर रहा था तो आप मुझे बोल नहीं सकती थी कि मुझे नहीं जाना चाहिए सेट छोड़ के। मैंने कहा अगर मैं बोलती तुम्हें कि तुम्हें सेट छोड़कर नहीं जाना तो तुम और बढ़कर उस चीज को करते। मैंने कहा ये तुम्हें सीख मिली ना, तुम सेट छोड़ के गए ना, तुम स्टेशन पे बैठे, तुमने सोचा, तुम्हारे दिमाग ने कहा नहीं है मैं गलत कर रहा हूँ, तुम पलट के आए, इससे तुमने सीखा। अगर मैं सिखाती उस सिखाने का कोई मतलब ही नहीं। ऐसे थोड़े थोड़े टिप्स उसको देती रही, फिर थोड़े से टिप कनन भी उसको देते रहते हैं। कई बारी वो शुरू में ऐसे होता तो आके शेयर करता था, फिर कनन उसको समझाते थे, सब कुछ करते थे। क्योंकि कनन मेरे से पहले बॉम्बे में आए और उन्होंने चीजें देखी करी, तो इसलिए उसको अभी फायदा हुआ है। आज भी छोटे छोटे टिप्स हम देते रहते हैं। आज बिल्कुल काम का एक बिल्कुल ही तरीका बदल गया है। डायरेक्टर बेचारे को बिल्कुल ऐसा हो गया है कि शेड्यूल पूरा करना है, कि मतलब अगर आपने 10 सीन लगाया तो 10 सीन पूरे होने चाहिए, नहीं तो डायरेक्टर पे ही पर्ची फटती है। और चाहे एक्टर लेट आ रहा है सेट पे, चाहे कुछ भी हो रहा है, प्रोडक्शन की कोई गलती है, लेकिन पर्ची जो होती है वो डायरेक्टर पे पड़ती है। आपने इतना सीन नहीं किया, आपने एक सीन छोड़ दिया, तो बहुत परेशानी में आता है घर। मामा बड़ा स्ट्रेस है, मामा बड़ा स्ट्रेस है, ऐसा हो रहा है। मैं कहा बेटा काम में तो स्ट्रेस होता ही है, वो तो है, मैं मान सकती हूँ एक्टरों को तो फिर भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, डायरेक्टर को नहीं। मैंने कहा इसी तरह तो आगे बढ़ोगे, तुम ही चाहते हो कि तुम्हारा नाम हो तुम्हारा, तो इस तरह वो हम दोनों टिप्स देते रहते हैं, वो अपना इसी से सीख रहा है। अभी उनकी कोई स्क्रीन स्टार भारत पे कुछ आ रहा है उनका डायरेक्ट किया जी हुआ? उसका शो आ रहा है, अभी शुरू हो गया है। गुप्ता ब्रदर्स 9:30 पे आता है स्टार भारत पे। जी कदन जी भी दिख रहे हैं। ये बात मैं आपसे सवाल वैसे भी पूछने वाली थी कि आपका नॉमिनेशन हुआ स्टार स्क्रीन अवार्ड में फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, नेगेटिव परफॉर्मेंस इन नेगेटिव शेड्स में, वो वैसा भी होता है। और एक हसीना के लिए भी आपका नॉमिनेशन हुआ था सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए। और आपकी आवाज बहुत मुतासिर करती है, बहुत खूबसूरत आवाज है, बहुत दम है, बहुत खूबसूरत है। डिक्शन आपका तो कमाल का है ही। क्या कहेंगी आप? देखिए नॉमिनेट होना ही अपने आप में बहुत एक गर्व की बात है, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब मैं इन दोनों रोल्स के लिए नॉमिनेट हुई। वैसा भी होता मैं हुई, लेकिन उस वक्त मेरे को कोई उसका अफसोस नहीं है कि मुझे नहीं मिला, क्योंकि मकबूल फिल्म में तब इरफान को मिला था नेगेटिव। और वैसे भी सभी जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में नेगेटिव रोल में ज्यादातर मेल लोग ही नेगेटिव, फीमेल कैरेक्टर बहुत नेगेटिव। वो जमाना अलग था कि ललिता पवार ये सब नेगेटिव में बहुत मानी जाती थी फीमेल में, लेकिन अभी वो पीरियड नहीं। तो मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ था कि मुझे नहीं मिला, पर मेरे को गर्व महसूस हुआ था कि उतने बड़े पोस्टर में इतने बड़े बड़े स्टार्स की फोटो है, उसमें मेरी भी है कहीं। हाँ उसके बारे में ये जरूर कहूंगी कि जब दिल्ली से चलते वक्त कई लोगों ने मुझे कहा था कि आप क्या करेंगी जाके, आप में तो ग्लैमर नहीं है, आप में तो पीआर शिप नहीं है, आपका कुछ नहीं होगा वहां। तो मैंने उनमें से किसी को फोन किया था और मैंने बोला था याद है आपने मुझे ऐसे कहा था, क्योंकि उनका मेरे को विश का फोन आया था कि भाई वाह बड़ी खुशी हुई कि तुम नॉमिनेट हुई हो। तो मैंने उनको पलट के इतने सालों बाद वो बात याद दिलाई। मैंने कहा आपको याद है आपने मुझे कहा था कि तुम ना ही जाओ, क्या तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ग्लैमरस नहीं हो तुम, तुम्हारे में पीआरशिप नहीं है। तो मैंने कहा देख लीजिए आज इसके बिना भी मेरा ये हुआ कि भले ही मिले ना मिले, और मिला भी नहीं मुझे, ऐसी मैं सच बोलूं तो सेकंड टाइम एक हसीना के लिए नॉमिनेट हुई तो उसमें जया भादुड़ी जी को मिला था। तो वो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन हाँ नॉमिनेट होना ही अपने में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक्नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है। नॉमिनेटेड प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड। जी
उसके लिए दुबई गई थी मैं। इसके बारे में क्या अवार्ड? वही उसी के लिए गई थी मैं, एक हसीना थी के लिए दुबई गई थी। वो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, सारे स्टार्स के साथ जाना एक ही फ्लाइट में, वहां से फिर सबके साथ आना, वहां होटल में सबके साथ रहना। और लिटरली मतलब उस दिन मेरे को ये महसूस हुआ था कि यार ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग स्टार हैं, तो हमारे जैसे ही हैं। क्योंकि शाहरुख खान ये सब बिल्कुल नॉर्मल से थे, वो किसी का बच्चा रो रहा है वो भाग रहा है उसको पकड़ रहा है। और मैं भूल नहीं सकती शाहरुख खान अपने वहां एयरपोर्ट पे अपनी अटैचियां उतार रहे हैं, बच्चा उधर रो रहा है, अरे बेटा इधर आ जाओ। तो हमें लगा कि यार सब हमारे जैसे ही हैं। देखा जाए तो वही कहता है ना कि तालाब में हर मछली एक ही जैसी होती है। लेकिन हमें जब तक उस मॉल में गई नहीं थी मैं, मेरे को लगता था पता नहीं क्या है। और एयरपोर्ट के वो सीन नहीं मैं भूलती, सब लोग वो एक मेटाडोर में सबके पासपोर्ट वीजा आए हुए थे, सब ढूंढे, अरे भाई मेरा दिखा रहे, भाई मेरा अर्जुन रामपाल ये वो सब। मैं ऐसे देख रही थी, मैं तो यार ये लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो ऐसा कोई फर्क नहीं है, सब ऐसे। लेकिन ये है कि जब कहीं आते हैं वो स्टार के लेवल पर तो उनकी बहुत बड़ी, लेकिन पूरे उसमें और सब मतलब एक जगह रुके थे, सब आपस में एक दूसरे को ऐसा, और सबके नेचर इतने अच्छे, सब एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, हाय हेलो। मेरा नॉमिनेशन में नाम था, फंक्शन के बाद सबने आके बड़ा अप्रिशिएट किया, कहते कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम कीजिएगा। सब मतलब दे रहे थे शाबाशी के नॉमिनेट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं कहा जी थैंक यू अच्छा एक्सपीरियंस था वो। उत्तरायण के लिए आपको बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर का अवार्ड मिला। जी वही मैंने बताया ना, जो अक्षय कुमार जी के साथ जब वो किया था मैंने स्टंट, वो उत्तरायण में ही मेरे को मिला था बेस्ट नेगेटिव। मैं और कनन एक ही उसमें नॉमिनेट हुए थे और अवार्ड मुझे मिला था। और बहुत से लोगों ने आपको नानी कहना शुरू कर दिया था, बहुत सारे लोगों ने, कृति जी दिखती है लेकिन उनके अलावा बहुत सारे लोगों ने आपको नानी के नाम से ही जानना शुरू कर दिया था। हाँ, और इत्तेफाकन ये होता था कि कनन कभी सेट पे आते तो कई मेकअप वाले सब आ रहे हैं, नानी नाना आया, और मैंने कहा मारूंगी उनको, नाना कहने की जरूरत नहीं है, उनको सर बोलो तुम। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके फेवरेट को स्टार कौन रहे अभी तक, जिस लोगों से आपने काम किया, किसके साथ आपको सबसे ज्यादा मजा आया काम करने में? और एक चीज और, किसके साथ आपकी फेवरेट को स्टार जिनके साथ? जी मैंने आपको बताया, मेरी जो फिल्म मैंने करी थी ये दिल, उसमें विनीत हमारे थिएटर के ही एक्टर हैं, उनके साथ जब मैंने किया तो बहुत अच्छा लगा। और अभी दबंग 3 में जैसे सलमान इतने बड़े स्टार हैं, या डिम्पल जी के साथ मैं पहली बार मिली थी, इतनी अच्छी हैं, बहुत अच्छी, इतनी दोस्ती। उन्होंने मुझे मेरे सीरियल्स के बारे में बोला जब कि अरे मैं तो आपका कोई सीरियल नहीं छोड़ती, उत्तरायण आपका देखा मैंने इतना। और वो मुझे कहने लगी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक मिनट को तो मैं चुप हो गई, मैंने कहा आशीर्वाद मैं दूं इन्हें? तो मैंने कहा मैम क्या बात कर रही हैं आप, मतलब आशीर्वाद? मुझे याद है कि मैं 10th में पढ़ती थी, तब मैंने बॉबी देखी थी उनकी पहली फिल्म, तो नहीं आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा प्लीज ऐसे मत करिए, आप तो इतनी सीनियर एक्ट्रेस हैं। नहीं आप, मैंने कहा मैंने भी ऐसे कर दिया थोड़ा सा, मैंने कहा चलिए ठीक है आशीर्वाद। क्या बात, तो मतलब ऐसा नहीं है, सभी को स्टार के साथ अच्छा लगा। माला जी हमारे से जुड़ी हैं, बहुत बहुत वेलकम कहती हूँ। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है आपको रूबरू में देखकर। माला जी खुद अपने आप में एक बेहतरीन कलाकार है, आकाशवाणी से और टेलीविजन से और थिएटर से जुड़ी हुई है। माला मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और जिंदगी के खास पल मैंने माला के साथ गुजारे हैं। मेरी जिंदगी की कुछ कड़ियां ऐसी हैं जो उसमें माला और नीरज भाई ने मेरा बहुत साथ दिया। और नीरज भाई तो बहुत ही अच्छे इंसान है, और मेरे को हमेशा कहा करते थे ये मेरी सुपरस्टार है, ऐसे बोलते थे। माला के साथ श्री राम रेपेट्री में हम साथ थे, जब 80s में रेपेट्री बनी थी तो पहले साल माला थी। और इतनी अच्छी दोस्त, और दोनों हस्बैंड वाइफ इतना अच्छा नेचर है कि मैं बहुत माला और नीरज भाई के आया जाया करती थी। फिर मैं मुंबई आ गई, फिर उस बीच एक बार माला आई तो हम मिले बकायदा। अभी तो काफी गैप आ गया है, और
लेकिन दोस्ती में गैप आए तो कुछ नहीं होता, दिल मिले रहने चाहिए, मेरा ये मानना है। लिखती है वेरी प्राउड ऑफ यू प्रतिभा, माला जी लिखती हैं आपके लिए। थैंक यू माला। आपकी इतनी खूबसूरत आवाज। करण जी लिखते हैं शी इज अ बिग फैन फॉलोइंग इन जकार्ता फॉर उत्तरायण एंड यू हैव अ वेरी रियली ब्यूटीफुल वॉइस एंड इवन इन कनाडा शी वाज रिकॉग्नाइज्ड जस्ट बाय। तो मैं भी मतलब हम तो चाहूंगी मैं तो जकार्ता का बताती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ था कि लोग इतना पागल है, मतलब जकार्ता में उतरन के लिए। मैं आज भी बताना चाहती हूँ कि जब माइकल जैक्सन का मैं प्रोग्राम देखती थी तो मैं अपने बेटे को हमेशा कहती थी, मैंने कहा बेटा लोग देखकर रोते क्यों है, माइकल जैक्सन को रोने क्यों लगते हैं? तो वो कहता था मामा इतना टॉप का एक्टर है कि लोग लोग रोते हैं, उसके प्यार में रोते हैं, उसके उसका जो गाना है उसकी इतने बावले हो जाते हैं कि मतलब रोने लगते हैं। अच्छा, तो मैंने वो मंजर जकार्ता में देखा। हम लोगों को देख के मतलब मेरे को याद है जब हम एयरपोर्ट से उतरे हैं, मैं मतलब बता नहीं सकती, पब्लिक पागल थी। हम बस में बैठे, इतनी हमारे साथ सिक्योरिटी होती थी, हम बस में बैठे, औरतें रो रही हैं हमें देख देख के, और हमारे शीशों को ऐसे ऐसे चूम रही हैं, रो रही हैं, ये कर रही हैं। मैंने कहा यार ये क्या मंजर है। और पब्लिक रात रात भर खड़ी रहती थी हमारे होटल के बाहर। एक जगह हम प्रोग्राम में गए तो मुझे स्पेशली कहा गया कि प्लीज आप जरा संभल के रहिएगा, आपके साथ ज्यादा सिक्योरिटी रखी जाएगी। मैंने कहा क्यों? कि आपसे यहाँ इतना चिढ़ते हैं, हो सकता है आपको टमाटर पड़े यहाँ पे, मतलब इतना पब्लिक नानी के कैरेक्टर से चिढ़ती है। ये तो मेरी जीत थी कि मेरा ऐसा था। मैंने कहा अच्छा, आप चिंता मत करिएगा, हम सिक्योरिटी इतनी टाइट रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मैं गई, लोग उतना ही मतलब ऐसे ऐसे चूम रहे हैं हाथ को। मैं हैरान हो गई कि मतलब ऐसा वहां पर उत्तरन, मतलब ऐसे थे हम जैसे स्टार होते हैं ना, ऐसे हो गए। 2 बार गए हम लोग जकार्ता। क्या बात। जयंत जी लिखते हैं, जय देशमुख जी लिखते हैं कोई एक नाटक का गाना गा दीजिए। बिल्कुल, मैं चलते चलते आपसे ये जरूर कहूंगी कि ऐसी खूबसूरत आवाज, कुछ तो 2 लाइन हमें सुननी पड़ेगी आपसे, आपको सुनानी होंगी। नहीं, अभी मेरा गला तो उतना है नहीं कि जब मैं थिएटर में गाती हूँ, क्योंकि तब तो गाते रहते हैं तो आपकी आवाज खुली रहती है, और अभी तो उतना मेरा गला साथ नहीं देता है। फिर भी वो फरीदा खानम जी की एक गजल सुना दूंगी, 2 लाइनें। बिल्कुल। प्रोग्राम खत्म होने वाला है, अभी क्या टाइम हो गया? 1 घंटा होने वाला है, 2-3 मिनट रह गए हैं। तो इसीलिए मैं वो गाना सुनाऊंगी, क्योंकि जाते वक्त ही वो ज्यादा सूट करेगा। तो फरीदा खानम जी की गजल है वो मैं सुना दूंगी। हो सकता है आवाज फट जाए, क्योंकि अभी साथ नहीं देती मेरी आवाज। तो आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया न करो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया
न करो आज खाने की जिद न करो। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इतना मुश्किल गजल है ये फरीदा खानम की, और आपने इतना खूबसूरती से उसको गाया। बहुत बहुत मुश्किल है ये गजल गाना। थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत। सुचित्रा जी लिखते हैं कि बहुत दिनों से आपसे मिले नहीं, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आपको यहाँ देखकर। बहुत सारे लोग बहुत खूबसूरत कमेंट्स लिख रहे हैं। चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो नए जनरेशन के लोग मुंबई आना चाहते हैं आंखों में सपने लिए, और वो वहाँ कुछ करना चाहते हैं, आप उनको क्या टिप्स देंगी, क्या सजेशन देंगी, क्या गाइड करेंगी? नहीं देखिए, आना चाहिए, सबको जरूर आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। मुंबई शहर है ही इसलिए कि सब आए। लेकिन वो वाली बात है कि थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए एक्टिंग को लेकर। अगर आपके शहर में कुछ थिएटर है, थिएटर लोग करते हैं, थोड़ा बहुत कीजिए प्लीज। और सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान अपने में जानता है कि मैं क्या हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। और आकर ट्राई करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि बॉम्बे में तो डेस्टिनी बहुत मायने रखती है। कई कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई थिएटर नहीं किया, लेकिन रातों रात अच्छे नाम कमाया है और अच्छा काम किया है। ये नहीं कि अच्छा काम नहीं किया। मेरा मानना है कि पैदाइशी एक्टर हर एक में होता है, आपको सिर्फ समझना है और उसको जानना है कि हाँ, क्या मेरे में उतनी कुव्वत है, मतलब इतनी चीज है। और ये कह देना, मेरा मानना है कि सिर्फ रंग रूप और इसको देखकर ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आखिर में ले देकर कैमरा के सामने तो एक्टिंग ही काम आती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आजकल तो ये हो जाता है कि लोगों को ले लिया लेकिन एक्टिंग नहीं कर पा रहा, तो चेंज भी हो जाते हैं लोग, उनको हटा के दूसरा एक्टर ले लेते हैं। आने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी तो सिर्फ एक ट्राई करने आई थी कि मैं 2 साल के लिए जाऊंगी, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगी। लेकिन काम आ गया। लेकिन हमारे साथ तो हमारी थिएटर ट्रेनिंग बहुत मजबूती से पीछे खड़ी थी, जिसका हमें फायदा हुआ। लेकिन थोड़ा सा अगर ट्रेन करेंगे, आपको किसी इंस्टीट्यूट में भी ट्रेनिंग ना ले, लेकिन किसी थिएटर में या कोई आपके छोटे छोटे ग्रुप हर शहर में होते हैं, उसमें थोड़ा सा तजुर्बा लेंगे उस चीज का, तो आप ही को फायदा होगा। आने में कोई प्रॉब्लम है, जरूर आना चाहिए सबको। क्या बात, क्या बात। प्रतिमा जी, इतनी खूबसूरत आपने बातें की और अपनी जर्नी आपने हमसे शेयर की, इतनी इंस्पिरेशनल। जितनी थिएटर की जर्नी आपकी इंस्पिरेशनल है, उतनी ही आपकी सिनेमा से जुड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है। बहुत मजा आया और मुझे, देखिए बहुत। काजल, मैं चलते चलते आपकी तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी होस्ट मानती हूँ आपको। और सबसे बड़ी बात होती है कि इतने इत्मीनान से आप हर एक्टर को सुनती हैं, और जो मतलब लिटरली मतलब अंदर डूब के सुनती हैं, वो आपके फेस के एक्सप्रेशंस बताते हैं। और आपकी आवाज, आपकी हंसी, और आप खूबसूरत बहुत हैं। आपकी ये लाल बिंदी तो माशाल्लाह है। और मैं, आप तो मेरी तारीफ कर रही हैं, लेकिन मैं आपकी करना चाहूंगी कि आप खुद एक बहुत अच्छी इंसान हैं। देखिए, एक इंटरव्यू के सिलसिले में ही तो हम जुड़े थे। आपने मुझे, निखिल ने आपको नंबर दिया था, आपने मेरे, आज हम देखा जाए तो कितने टाइम से एक अच्छी तरह से देखा जाए दोस्त बन गए हैं, एक अच्छा दोस्ती हो गई है। आप मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती हैं, इसके लिए मैं जितना थैंक्स बोलूँ आपको कम है। मैम, यहाँ पे भी मैं ये जरूर कहूंगी, थिएटर थिएटर बहुत कुछ सिखा देता है। हाँ, ये थिएटर तो है बहुत कुछ सिखाता है। जी। थिएटर के ऊपर मैं कुछ नहीं मानती, थिएटर इबादत है, ऑक्सीजन है, थिएटर सब कुछ है। देखिए मैम, बहुत ही बेहतरीन इंसान तो आप हैं, और आज वो कलाकार भी हैं। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपको, मैं दिल से शुक्रिया मैं भी कहना सब अपने चाहूंगी। दर्शकों को जो आज जुड़े हैं मेरे साथ मुझे सुनने के लिए, सबको थैंक्स करना चाहूंगी। कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ जिनको मैं नहीं जानती हूँ, मेरे फैंस हैं, सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप मेरे काम को सराह रहे हैं। और ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे भी मेरे काम देखते रहिए और इसी तरह मुझे सराहते रहिए। यही विनती है आपसे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया।
और जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहूंगी, तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। और ये जरूर कहूंगी कि थिएटर में ऐसी शक्ति है जो बिल्कुल बदल के रख देता है सब कुछ। और मैं पर्सनली मानती हूँ, मुझे लगता है कि थिएटर से ऊपर कुछ भी नहीं होता। थिएटर इबादत है, बहुत डिवाइन है। और मैम जिस तरह प्रतिभा जी ने अपनी जर्नी बताई, जिस तरह से बेहतरीन कलाकार रंगमंच से वो सिनेमा के क्षेत्र में आए, और ये रंगमंच से जो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल निखार के रख सकता है, बदल के रख सकता है। थिएटर तो कुछ भी कर सकता है, थिएटर इज मैजिकल। और कल शाम को 7 बजे शख्सियत का अगला अंक होगा, हमारे साथ उसमें होंगी बेहतरीन गायिका तो है ही, अदाकारा भी रह चुकी हैं, हमारे साथ होंगी सपना अवस्थी जी। तो कल शाम को 7 बजे रहिएगा हमारे साथ, और सपना अवस्थी जी की जर्नी से हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।